डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था। तो 3 डेफिनेशंस हमने देखी थी ह्यूमन जियोग्राफी की, जिनका मकसद था, जिनका क्रैक्स था, क्या था? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना? ये इन तीनों डेफिनेशंस का क्या था बेटा? क्रैक्स था। क्या था? क्रैक्स था। फिर हमने इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है, तो देखा कि किस तरह से ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन ह्यूमंस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ये किस तरह से आगे बढ़ा है। डिटरमिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्या था बेटा? ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट था, ये था क्या बेटा? एक्टिव। क्या था? एक्टिव मतलब इसका डोमिनेंट रोल था। क्या था? डोमिनेंट रोल इन शेपिंग द ह्यूमन सोसाइटीज। पढ़ाया है कि नाउ सी, अगर हम जियोग्राफी में देखेंगे तो मेनली जो ग्रीक्स थे वो क्या थे बेटा? एनवायरमेंटल डिटरमिनिस्ट्स। क्या थे बेटा? इस चीज पे बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ये शेप होती है बाय फिजिकल एनवायरनमेंट, बाय फिजिकल एनवायरनमेंट। नाउ वन मोर एग्जांपल अगर आप देखो कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है, ट्रॉपिकल एरियाज या अगर इसको डेजर्ट्स, क्या होता है बेटा? डेजर्ट्स अगर हम देखेंगे वहां पे क्या होती है? गर्मी बहुत ज्यादा होती है। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। नाउ वही टेम्परेचर जो है, वही फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, वो क्या करता है बेटा? ह्यूमन सोसाइटी को डिटरमाइन करता है। वहां पे आपको क्या दिखेगा बेटा? जो काले लोग हैं, क्या काले लोग, तिमन आसान स्किन कलर क्या आसान? ब्लैक। क्या आसान? ब्लैक बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। समझ? दूसरा हमने इसमें पढ़ा था बेटा, या इसको हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पॉसिबलिज्म। क्या कहते हैं? पॉसिबलिज्म। नाउ जो ही इंसान विद द पैसेज ऑफ द टाइम जब हुआ बेटा, जो ही इंसान आगे बढ़ा तो वजूद में क्या आ गई बेटा? टेक्नोलॉजी वजूद में आ गई है। टेक्नोलॉजी जब वजूद में आ गई है तो इस इंसान ने क्या किया है? इस एनवायरनमेंट को क्या किया है? अल्टर करना शुरू किया है। इसने इस एनवायरनमेंट को, फिजिकल एनवायरनमेंट को अल्टर करना शुरू किया है। तो ये बताया कि ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इट प्रोवाइड्स द opportunities to the mankind. क्या प्रोवाइड करता है बेटा? Opportunities. यानी इंसान was not wholly and solely dependent on the physical environment as क्या, बल्कि क्या है बेटा? ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये इंसान को क्या करता है? ये अपॉर्चुनिटीज इसको प्रोवाइड करता है in order to sustain on this planet Earth. So with the help of this technology, इसने इन अपॉर्चुनिटीज को लिया है और अपनी लाइफ जो है वो आसान बना दी है, और साथ ही साथ इस फिजिकल एनवायरनमेंट को क्या किया है? अल्टर किया है। क्या किया है बेटा? अल्टर किया है। नाउ यू सी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि रिसेंटली न्यूज में आया था कि जो डेजर्ट एरियाज है वहां पे क्या हुआ है बेटा? वहां पे आप आर्टिफिशियल रेनफॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आर्टिफिशियल रेनफॉल, है ना बेटा? तो वहां पे क्या होगा? ग्रीनरी आपको नजर आएगी या वेजिटेशन आपको नजर आएगी। सो ये जो आप अल्टरेशन कर रहे हो इस फिजिकल एनवायरनमेंट में, ये किसकी बदौलत आप कर रहे हो बेटा? विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, विद कांसेप्ट ऑफ पॉसिबलिज्म। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि एक एंड पे क्या है? We have determinism, एक एंड पे था determinism, और दूसरे एंड पे क्या है बेटा? Possibilism. Now see, अगर आप टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करोगे, इस फिजिकल एनवायरनमेंट को ज्यादा अल्टर करोगे, तो इसका अपना क्या होगा बेटा? रिएक्शन होगा। क्या होगा? रिएक्शन।
क्या होगा बेटा? फॉर एग्जाम्पल आज आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? क्लाइमेट चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि हमने CFCs का ज्यादा इस्तेमाल किया है, हमने और ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं जिससे क्या हुआ है बेटा, जिससे टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया है। तो नतीजा क्या निकला है? आप अब इस फिजिकल एनवायरनमेंट की क्या वेट करोगे बेटा? इसकी रिएक्शन को। नाउ रिएक्शन क्या आएगा? फ्लड्स यहाँ पे बढ़ेंगे, अनइवन वेदर पैटर्न्स आपको मिलेंगे, टॉर्नेडोज आपको मिलेंगे, या रिसेंटली आपने जो देखा होगा फॉरेस्ट फायर्स कहां पे बेटा? अमेरिका में, है ना? फॉरेस्ट फायर्स जो अमेरिका में लगे हैं वो किससे हुए हैं बेटा? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द रिएक्शन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। नाउ ये आप नहीं कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते हो। आप अपने एनवायरनमेंट को उतना ही अल्टर कर सकते हो, आई मीन टू से लिमिट में आप इसको क्या कर सकते हो? अल्टर कर सकते हो। लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते हो। जो ही आप लिमिट के बाहर जाओगे इसका रिएक्शन आएगा। क्या आएगा बेटा? इसका रिएक्शन आएगा। ना तो आप इस पे फुल्ली क्या रहोगे बेटा? डिपेंडेंट रहोगे। क्या रहोगे बेटा? फुल्ली डिपेंडेंट रहोगे। तो ये जो वन साइड में फिजिकल एनवायरनमेंट है हम वही करेंगे, हम वही करेंगे। फॉर एग्जांपल यासा ट्राई मोड इसमें हम वेट इसमें हम नाइट वेट यासा का हैवी रेनफॉल हम क्या करेंगे? तमसी कैसे नुकसान तो बेसिक, लेकिन वो मत चलेगा। अब देखो बेटा इंसान ने क्या किया है? हेल स्टॉर्म्स के लिए अपने बागों को बचाने के लिए उसने क्या किया है? नेट्स को इजाद किया है। क्या किया है? नेट्स को इजाद किया है। सो दैट इज पॉसिबल व्हेन अगर इंसान मेरी गाइड करता है। सो दैट इज व्हाट इज डिटरमिनिज्म। ना इसके बीच में बेटा एक और कांसेप्ट आता है। कुछ ऐसे फिलोसोफर्स आए हैं जिन्होंने बताया, मेनली जो इसमें था वो था कौन बेटा? ग्रिफिथ टेलर। कौन था? ग्रिफिथ टेलर। तो उसने क्या बताया है? ना तो हमें इस एंड पे जाना है, ना हमें इस पॉसिबल एंड पे जाना है। हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? मिड वे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नियो डिटरमिनिज्म। नियो डिटरमिनिज्म। हां, हमें एनवायरनमेंट को अल्टर करना है बट इन अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। नियो डिटरमिनिज्म, दिस वाज नियो। अब इसको हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम स्टॉप गो एंड गो डिटरमिनिज्म, है ना? स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। यानी आपको ना इस एंड पे रहना है ना इस एंड पे रहना है, ना तो ये करना है ना ये ज्यादा करना है ना ये ज्यादा करना है। तो व्हाट यू हैव टू बी? नियो डिटरमिनिस्ट। आवाज समझने का? तो उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया ना, एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं कि इंसान की रिलेशनशिप जो है वो एनवायरनमेंट से किस तरह से डेवलप हुई है। तो उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉलोनियल पीरियड जो है इसमें अब कौन सा अप्रोच आ गया था बेटा? हाँ, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। नाउ सी, यहां पे अब इंसान ने क्या किया है? जो ही अब इसने दूसरे इलाकों में जाने का सफर किया है, नाउ फॉर एग्जांपल यहां से इंसान निकला, अब ये इस इलाके में पहुंचा है, इस इलाके में पहुंचा है। जब ये वो दौर था जब कॉलोनीज बनना स्टार्ट हो गई थी, तो इसमें इंसान ने क्या किया है? ह्यूमन ने क्या किया है? इस एरिया को डिस्क्राइब करना शुरू किया है। क्या किया है? डिस्क्राइब करना शुरू किया, एक्सप्लेन करना शुरू किया है। ये एरिया, फॉर एग्जांपल ये एरिया कैसा है, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, इवन क्या रिलेशनशिप है इस एनवायरनमेंट से। वो अगर काले हैं तो काले क्यों है, वो अगर गोरे हैं तो गोरे क्यों है। हर तरह की चीज यहाँ पे उसने इस पीरियड में अब यहाँ पे शुरू हो गई है। उसके बाद एक और कंसेप्ट आया है कॉलोनियल पीरियड की बात। तो ये कॉलोनियल पीरियड जो है ये कब था बेटा? मेनली अगर आप देखोगे ना 14th सेंचुरी के बाद ये स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था बेटा? 14th सेंचुरी के बाद ये स्टार्ट हो गया था, लेट 14th सेंचुरी में। उसके बाद एक और टाइम पीरियड आया है 1930s में, एक और कंसेप्ट वजूद में आया है। ये 1930s वो टाइम पीरियड है जब एक वार खत्म हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और दूसरा वर्ल्ड वार अब कगार पे था, है ना बेटा? सो दिस वाज द इंटर वॉर टाइम पीरियड। तो इसमें एक कंसेप्ट डेवलप हो गया, एक अप्रोच जिसका हम नाम देते हैं बेटा एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन। नाउ इस एरियल डिफरेंशिएशन में क्या खुसूसियत, क्या फीचर था बेटा? इसमें अब नाउ सी एरियल इज रिलेटेड टू स्पेस। मैंने आपको उस टाइम पढ़ाया था, है ना बेटा? स्पेस एंड प्लेस, है ना बेटा?
It is related to space and place. Now किसी भी स्पेस या प्लेस की यूनिकनेस को बेटा क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ये इसका मेन फीचर था किसका बेटा, एरियल डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट था कि ये इंसान गया है दूसरे इलाके में, तो इसने क्या किया है, अब इन प्लेसेस को, इन डिफरेंट प्लेसेस को, डिफरेंट रीजन्स को क्या किया है, यूनिकली स्टडी किया है, और साथ ही साथ ये एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की है कि क्यों ये एरिया इतना यूनिक है, क्योंकि हर किसी एरिया की अपनी यूनिकनेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर वी आर इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट विलेजेस हैं, वी हैव डिफरेंट विलेजेस, और हर किसी विलेज की अपनी अपनी क्या है बेटा, यूनिकनेस है। नाउ इसमें एरियल डिफरेंशिएशन में इन्हीं यूनिकनेसेस को फाइंड करना था, क्या करना था बेटा, फाइंड करना था, और साथ ही साथ इस इंसान ने ये एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये यूनिकनेस इस पर्टिकुलर एरिया के साथ जुड़ी है। कहा है समझ? उसके बाद बेटा 1950s में एक और कांसेप्ट आया, क्या आया? So this was in 1930s. So 1950s में, 1950s and 60s में ये जो दो टाइम पीरियड है, इसमें मेरा एक और कंसेप्ट आया है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का, क्या? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का। Now see, spatial once again it is related with space and place. Now इस स्पेस या प्लेस को बेटा क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। Now see, for example, मेरे पास एक फील्ड है, क्या है बेटा? Now this is a space, मेरे पास है प्लेस, ये एक प्लेस है। फॉर एग्जांपल मेरी चाहिए 8 कनाल जमीन। Now इसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करूं, क्या करूं बेटा, ऑर्गेनाइज करूं, सो दैट कि मैं यहां से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करूं, क्या करूं, मैक्सिमम आउटपुट हासिल करूं। अब बताइए समझ? सो ये इसका मेन थीम था, किसका बेटा, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ आप देखोगे बेटा, इस चीज को हासिल करने के लिए यहां पे किस चीज का इस्तेमाल हुआ है, मैथमेटिकल टूल्स का। किसका बेटा, मैथमेटिकल टूल्स का यहां पे इस्तेमाल हुआ है। लॉज ऑफ फिजिक्स यहां पे बेटा इस्तेमाल हुए हैं इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द स्पेस एंड प्लेस कांसेप्ट। तो समझ? सो दैट इज द रीजन इस पीरियड को हम क्या कहते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल हुआ है, लॉस ऑफ फिजिक्स का इस्तेमाल हुआ है, दैट मींस नंबर्स अब जियोग्राफी में आए हैं। क्या आए हैं बेटा, नंबर्स। तो नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा, क्वांटिटी। दैट इज द रीजन इस टाइम पीरियड को हम 1950s एंड 60s जो ये टाइम पीरियड रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव, क्या कहते हैं, ना। उसके बाद क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद जो 1960s में बेटा, 1960s के बाद चूंकि जो लोग थे वो काफी यहाँ पे काफी तंग आ गए थे इन लॉज से, इन मैथमेटिकल टूल से। इन्होंने क्या बताया कि इंसान का बिहेवियर जो है इसको आप मैथमेटिकली नहीं दिखा सकते हैं, मैथमेटिकली इसको आप नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज इंसान जो है, जो ह्यूमन है, इट इज डायमंड। क्या है बेटा, इसके अपने कुछ, अगर आप देखोगे वी हैव डिफरेंट सोसाइटीज जिनमें काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज आपको पाई जाती है ना। उन इनइक्वालिटीज को सामना करने के लिए आप यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स और लॉज ऑफ फिजिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दैट इज द रीजन 1960s के बाद ये जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, आप इसमें आप गिरावट देखोगे। नाउ वी हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जहां पे आपको ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म और रेडिकलिज्म आपको मिलेगा। सो इन तीनों का क्या बेटा, एक ही नारा था, क्या कि ये जो आप मैथमेटिकल टूल्स या लॉज ऑफ फिजिक्स या और आप लॉज जो इस्तेमाल करते हो इसमें, तो इनको आप हटाइए जियोग्राफी से, इनको आप हटाइए जियोग्राफी से, क्योंकि इंसान को आप मैथमेटिकली नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम्स को आप मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। इसका बिहेवियर जो है ये आप मैथमेटिकली नहीं दिखा सकते, इसके इमोशंस को आप मैथमेटिकली नहीं दिखा सकते। इसके बाद क्या आता है, पोस्ट
मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई रीजन हो, इस रीजन को क्या करना है, पहले अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। देन जो भी सॉल्यूशन होगा इनकी प्रॉब्लम्स का वो आपको प्रोवाइड करना है। क्यों बेटा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि हर कोई रीजन जो है वो क्या है बेटा? यूनिक है। क्या है? यूनिक है, उसकी अपनी अपनी यूनिकनेस होती है। सो सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए बेटा? यूनिक होना चाहिए। सो ये पीरियड कब आया बेटा? 1998। So this was the human geography का evolution with different time on different time stages। ये था बेटा human